हेलो मित्रों, नई दुनिया में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 2 आज शुरू होने जा रही है। इसका पहला चैप्टर आज हम करेंगे, सीरीज में करेंगे इसको हम, जैसे कि अभी तक करते आए हैं। 0701 की सीरीज जो आज स्टार्ट हुई है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल करेंगे। एक अरब भूगोलवेत्ता हुए अल अल अलमारी होती है ना, अलमारी, ऐसे ही अल ऋषि। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1154 में एक नक्शा बनाया और दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीपों को दर्शाता है। और एक मानचित्रकार हुए फ्रांस, कहाँ के, फ्रांस के, तो फ्रांसीसी कहलाए। उन्होंने 1720 में, फ्रांसीसी है वो एक फ्रांसीसी, उन्होंने 1720 में एक नक्शा बनाया। एक नक्शा अल इरशीदी ने बनाया 1154 ईस्वी में, और एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए, उन्होंने बनाया 1720 में, जो कि एक ही जगह का था। वह नक्शा, दोनों, जो इसने नक्शा बनाया और इसने नक्शा बनाया, वो दोनों नक्शे कहाँ के थे, एक ही जगह के थे और उपमहाद्वीपों को दर्शाते हैं। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अंतर क्यों होगा भाई? ये 1154 में बनाया गया और ये 1720 में बनाया गया, तो दोनों में अंतर तो क्यों? क्योंकि 1154 में जो चीजें थी उस समय पे, उस और 1720 में जो चीजें उस समय पे होंगी, उनमें काफी क्या है, परिवर्तन, बदलाव आया होगा। जहां जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज, जिसको क्या बोलते हैं, खुशबुओं का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खुशबुओं का शहर उसको कहा जाता है, तो उसका नाम भी दिखाई देता, प्रतीत होता है। और इस कला अवधि में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचना काफी बदल गई थी। क्यों? क्योंकि मानचित्र 2 जो 1720 में फ्रांसीसी ने बनाया, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए, उन्होंने बनाया था 1720 ईस्वी में, परिचित लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर क्या होगा, आश्चर्य होता है। और इस कला अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में कई सूचनाएं काफी बदल गई थी। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या चीज रही होंगी और आज इस समय क्या चीज रही है, तो दोनों में बहुत परिवर्तन आए थे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नई और पुरानी शब्दावली क्या है? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, भिन्न है। मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्दों के भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदले जाते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान ले लो, हिंदुस्तान शब्द ही ले लो, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, कौन से? मिनहाज ए सिराज, देखो ये नाम याद रखेंगे आप, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसने क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसका आशय किससे था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के
अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, एक 14वीं सदी के कवि हुए अमीर खुसरो, इन्हें तोतियाए हिंद भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द हिंद के ही कुछ समान था। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? हिंद शब्द का प्रयोग किया। मगर यहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। आप विदेशी शब्द ले लेते हैं, जैसा कि सीधा साधा शब्द ले लेते हैं, कौन सा? विदेशी। हमारे लिए आज इस का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विदेशी। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय या समाज या संस्कृति का अंग ना हो, वह विदेशी कहलाता था। वह क्या कहलाता था मित्रों? विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो अजनबी किस भाषा का शब्द है? अजनबी फारसी भाषा का शब्द है। कई बार हिंदी व्याकरण में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। भाई इधर से ये ले लिया, इधर से ये ले लिया। अच्छा, इसने, इस इतिहासकार ने ये लिखा, इसको ये लिया, इस अभिलेख में ये लिखा हुआ है, उस टॉपिक पे इस अभिलेख में ये लिखा हुआ है, इस शिलालेख में ये लिखा हुआ है, सब ले लिया। तो स्रोतों का सहारा लेते हैं। अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। हम गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था हमने। 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में और भी डिटेल से। उसमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से ऐसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य भवन, निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में पढ़ी जा सकती है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के एक दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब किताब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ या मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। क्या किया करते थे? पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। और उन्हीं इसी कारण जो है क्या है, हम आज जो इतिहास को जान पा रहे हैं वो पांडुलिपियों के कारण, क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथ हमें मिले, उसको हमने ट्रांसलेट किया तो हमें प्राचीन काल की जानकारियां प्राप्त हुई। उनके तथ्य इतिहासकारों ने जोड़े और सामने लेकर आए। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। कहां रखा जाता था? भाई किताबें कहां रखेंगे? स्टोर में रखेंगे। स्टोर को क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं, जहां पुस्तक
बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है, वो पुस्तकालय, अभिलेखागार जहां पर अभिलेख रखे जाते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, मगर साथ ही इनका प्रयोग कठिन है, साथ में इनका प्रयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे, छापेखाने, प्रिंटिंग प्रेस इसलिए नहीं थी, छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति बनाते थे। भाई छापेखाने, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, जैसे आज है आपको कुछ भी प्रिंट किया, प्रिंटर आजकल तो जो है आधुनिक जमाना है, तो प्रिंटर में ब्लूटूथ वाले प्रिंटर चल रहे हैं आजकल, नहीं फोन से भी अपना इधर से कमांड दी और उधर से प्रिंट निकल कर आ गया। लेकिन उस समय छापेखाने या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए क्या करते थे, लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, भाई क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं। अब एक दिन बुखार हो गया, बुखार क्या उस दिन मैडम ने सुनना था, तो बच्चे ने कहा मेरे पेट में दर्द है, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटे छुट्टी कर ले, बेटे मित्र छुट्टी कर ले। तो मित्र ने क्या किया, छुट्टी कर ली, नहीं गया स्कूल। अब अगले दिन फिर कॉपी चेक भी होनी थी, तो अगले फिर जब उसका दोस्त चला गया गलती से, दोस्त गया तो उसने क्या किया, अब दोस्त की राइटिंग गंदी थी, उसने अपने दोस्त की कॉपी ली और क्या किया, जो होमवर्क मिला था, जो उस दिन स्कूल में पढ़ाया गया था, उसको क्या किया, कॉपी करने लगा। लेकिन उसकी राइटिंग तो बहुत ही बेकार थी, समझ में नहीं आता था। तो होता क्या है, देखो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता, नकल करना, किसी का कॉपी उतारना आसान नहीं होता। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजे से ही लिखना पड़ता होगा, या क्या लिखा गया है ये सोचना पड़ के अपना कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं था बचपन में ना, मैं कभी स्कूल नहीं जाता था, तो जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया या उसी दिन, हालांकि पेंडिंग काम छोड़ने की मेरी आदत शुरू से ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है, मैं कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ता, होमवर्क वगैरह सब टाइम पे समय पे। तो मैं क्या करता था, मैं कॉपी लेके आता था और जो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उसको फोन कर देता तुरंत। कई बार तो ऐसा हुआ 11 बजे 12 बजे, अरे पंकज, अरे यार ये तूने क्या लिखा हुआ इस चैप्टर में बता तो जरा। तो अब वो बोलता था कल लिख लेता यार, नहीं मैंने कहा भी बता, तो मैं उसको ठीक कर लिया करता था। देखो तो किसी की कॉपी करने में क्या है परेशान, अब उसकी राइटिंग कैसी है, उसने वो शब्द को कैसे लिखता है और आप उस शब्द को कैसे समझते हैं, ये बहुत ही क्या है, विपदा भरी स्थिति होती है उस समय। आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, थोड़े बहुत तो अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था, कुछ क्या होता था, यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, और कोई शब्द कहीं और कहीं वाक्य, कहीं तो शब्द और कहीं वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रही, प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। भाई शुरू से एक प्रतिलिपि है, उसकी प्रतिलिपि बनी, फिर उससे दूसरी प्रतिलिपि बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, ऐसे करते करते कई सारी क्या है प्रतिलिपियां बन गई। कॉपीराइट जिसको हम बोलते, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि आप विचार करें कि एक शब्द, एक वर्ण, शब्द छोड़ो वर्ण, एक वर्ण लिखा कुछ था, उसे लिपिक ने कुछ लिख दिया, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा वर्ण चौथा वर्ण, फिर शब्द पे आ गए, शब्द फिर वाक्य। अब देखो वही चीज जो है बदलते 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 कहां चली गई, अलग हो गई। तो ये बहुत बड़ी क्या है, गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इसलिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकार को क्या करना पड़ता है, एक ही प्रतिलिपि का विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ का विभिन्न प्रतिलिपियों का क्या करना पड़ता है,
अध्ययन करना पड़ता है। आप देखो, आप इस बात को समझो। आप एक पुल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। अब सोचो फ्लाईओवर में अगर इस कोने से आपने बनाना स्टार्ट किया और उसमें इस पॉइंट का फेरबदल हुआ, एक इस पॉइंट का फेरबदल हुआ, तो जहां पे आप उसको ले जाएंगे ना यहां तक, तो ये करते 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 इस पॉइंट को ये इतना बड़ा पॉइंट हो जाएगा। इतना भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब यूं फैलेगा ना यूं, तो पुल बनेगा ही नहीं, फ्लाईओवर बनेगा ही नहीं। इसलिए इंजीनियर माइनर सा भी इधर उधर नहीं हो सकता, कैलकुलेशन इधर उधर नहीं हो सकता। क्यों? अगर इधर उधर हो गया ना, तो वो पिलर जो सीधा जोड़ने वाला है ना, वो पॉइंट से जो है ना पता नहीं कहां मिल जाएगा। पता लगा पूरब में जाना था, पश्चिम में पहुंच गया, उत्तर में जाना था, दक्षिण में पहुंच गया। तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी। कौन हुए? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी हुए। इन्होंने एक अपना वृत्तांत लिखा 1356 में। कब लिखा इन्होंने एक वृत्तांत? 1356 में लिखा। 1356 में इन्होंने लिखा और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। इसको 2 वर्ष बाद ही 1356, 57, 58 में लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। इतिहासकार को पहले वाले की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। कागज का मूल्य देखो, आज आप देखते हैं, आप कोई भी चीज लाएंगे तो हर चीज कागज में लपेट के ये पैक करके दे देते हैं, नहीं दे देते? भाई आप किसी परचून की दुकान पर गए और नमकीन ली, तो नमकीन कागज में उसने लपेट के दे दी, 10 रुपए की नमकीन दे दी। लेकिन 13वीं सदी, आप विचार करें, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। एक पुस्तक बनाने के लिए प्रतिलिपि की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सरफ से धो दिया। कहां से धो दिया? पांडुलिपि उसने उठाई। भाई पांडुलिपि मिली नहीं, उसको क्या करना था? विद्वान था वो बहुत, उसको पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत थी। उसने क्या किया? कागज, उसके पास उस समय कागज तो था नहीं, कागज नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसको इस्तेमाल कर लिया। 1 सदी के बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो, और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। किस में देता है दोस्तों? कागज में लपेट कर देता है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हुए 700 से लेकर 1750, 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। बड़े पैमाने पर, पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हुए, जैसे सिंचाई के लिए रहट। क्या होता है रहट? सिंचाई के लिए रहट, और कताई के लिए चरखा। और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। हथियार बारूद वाले, कौन से हथियार? बारूद वाले। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू। मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। चाय, कॉफी, नई तरह का खान पान आया। ये क्या हुआ? नई तरह का। ध्यान
रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। किसके साथ आए? ये उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। हाँ, मनुष्य हमेशा पहले से ही एक उपमहाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर पर यात्रा करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। क्या थी? अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत समुदाय। कौन सा समुदाय था? राजपूत। राजपूत समुदाय, जिसका नाम क्या होता है? राजपूत, राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। समास विग्रह भी होता है इसमें, समास भी है, ठीक है। 8वीं से 14वीं सदी तक के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के थे। कौन से वर्ण के थे? क्षत्रिय वर्ण के थे। किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो क्षत्रिय वर्ण के थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में क्या थे? सेवारत थे। अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी व्यक्तित्व, कौन सा व्यक्तित्व? स्वामी वाला व्यक्तित्व का गुणगान करते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। क्या हो रही थी? जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। भाई, जंगलों को काट काट कर खेत में तब्दील किया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हुए और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे? उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। क्यों उभरने लगे? क्योंकि जो कमाई होती थी उससे वो कर चुका देता था, उसे बेगार करनी पड़ती थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ उनके बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर हो गए, उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम आदि किया करते थे। कुछ काम कर लेते, दस्तकारी का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ऊंच नीच की भावनाएं आ गई। कैसी भावनाएं पैदा होने लग गई? ऊंच नीच की भावनाएं पैदा होने लग गई। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। भाई, किसके पास कितना पैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसके पास संसाधनों का नियंत्रण कितना है, तो इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में क्या कहा जाता है? जाति पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति पंचायत।
कुछ इलाकों में इसको क्या कहा जाता है, जाति पंचायत कहा जाता है। इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का शासन होता था, कई गांवों में मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, मिल मिलाकर किसी राज्य की वे एक छोटी सी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, देखो चोल हुए, तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे, मुगल के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से 1287 ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है, जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। कौन सा? संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेनाओं के आगे क्या कर रहे थे? आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति संयोक्तिपूर्ण बताते हैं। क्या बताते हैं? अति संयोक्तिपूर्ण बताते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषाएं तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हो गई थी? स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये भी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उनसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों का विरासत, इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, अगर हम धर्म की बात करें, पुराने और नए धर्म, इतिहासकार के 1000 वर्षों की पड़ताल पर हम कर रहे थे। इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। भाई, दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय, सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक स्तर बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन होता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में
ब्राह्मणों का बढ़ावा, महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, भक्त स्वयं पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें एक उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ, नए नए धर्म आने लगे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसकी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा क्या होते हैं? खलीफा होते हैं राजाओं के राजा। जो सबसे बड़ा राजा होगा मुसलमानों का राजा क्या कहलाया? खलीफा कहलाया। बाद में ये खलीफा शब्द समाप्त कर दिया। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था, खलीफा कहते थे। और आगे भी ऐसी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर अगर हम विचार करें, समय और इतिहास के कालखंड पर अगर हम विचार करें, इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितनी स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। कितना तो स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। भाई विचारों में और विश्वासों में कितना तो स्थायित्व रहा है और कितना उनमें परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहासकारों को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल का विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, पिछले साल हम कक्षा 7 की बात कर रहे हैं, अगर हम कक्षा 6 की बात करें तो कक्षा 6 में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे कि शिकारी, संग्राहक,
शिकार करते थे। प्रारंभिक दौर में के कृषिकर्मी शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। कौन सा इतिहास कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा होता है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? आकर्षित करना आरंभ कर दिया। यूरोप की कंपनियों का आगमन हो गया भाई। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ। 0701 की सीरीज शुरू हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो होगी 0702। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।